नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड में 751 पदों पे कनिष्ठ सहायक और अन्य पदों पे वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म जो है 11 अक्टूबर से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कनिष्ठ सहायक का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था, लास्ट में देखिए 2023 में कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल रहा था क्वेश्चंस का। साथ में देखिए रीजनिंग इसमें आती है, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप कनिष्ठ सहायक का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आपको इससे समझ आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। देखिए, नए बच्चे जिनको अभी कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह का एग्जाम होगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो ये रहने वाली है। तो इस तरह की वीडियोस अभी आपको और भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। चलिए, आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 2023 का जो पेपर हुआ था। 2023 में जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए जो आया था, ये कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन आया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर की किसी फाइल को स्थायी यानी कि परमानेंटली डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं। तो देखिए, अगर आप सिस्टम पे कोई भी फाइल है उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, तो आपने क्या दबाना पड़ेगा, उसके लिए आपको शिफ्ट डिलीट दबाना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो आपका वो डिलीट हो जाएगा। अन्यथा अगर केवल आप डिलीट दबाएंगे तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, तो उसको आप वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। बट अगर परमानेंट आपने उसको डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन आपने चूज करना है। तो देखिए, ये शॉर्टकट कीज आती हैं परीक्षा में, तो शॉर्टकट कीज आप जरूर से याद कर लीजिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आया था, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता है। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनको सकारी कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था देखिए, समुद्रगुप्त दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त के जो दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता पाए बाकी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। पाए बाकी क्या होती थी, जागीर भूमि हुआ करती थी समुद्रगुप्त के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे। तो ये आपके स्थायी व्यवस्था से संबंधित है। स्थायी व्यवस्था से संबंधित है सूर्य अस्त नियम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, एक धर्म एक जाति मानवता का ईश्वर का नारा किसने दिया था। एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था आपका नारायण गुरु ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए छठा, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी। तो ये मलिक अंबर से सीखी थी गुरिल्ला रणनीति मराठों ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था। तो कोमागाता मारू ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कोमागाता मारू ये क्या था, ये आपका एक जापानी जहाज था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कोमागाता मारू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एट्थ है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड म्यू को जाता है वित्तीय विकेंद्रीकरण का सर्वप्रथम कदम उठाने का श्रेय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नाइन्थ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी हो, को उपलब्ध होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका भारतीयों को भी है और विदेशी जो आते हैं भारत में उनको भी ये अधिकार प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन होता है। तो भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन होता है, भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक जो होते हैं भारत में जो जनता है उसके धन का संरक्षक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल सदस्यों का 1/3। यानी कि अगर आपने जिला परिषद की विशेष बैठक बुलानी है तो जितने भी टोटल सदस्य हैं उनके 1/3 को बैठक में बुलाना अनिवार्य है, तभी आप बैठक स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर मेमोरी क्षमता 256 MB यानी कि 256 मेगाबाइट है, वह अधिकतम बाइट्स को स्टोर कर सकती है। यानी कि 256 मेगाबाइट की अगर हम बात करें, अगर इसको हम बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 256 गुणा 1024 मेगाबाइट को बाइट और इंटू 1024। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 256 गुणा 1024 गुणा 1024। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 14वां, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया था? तो उच्चतम न्यायालय ने देखिए ट्रांसजेंडर को तीसरे अंग के रूप में मान्यता दी, तो किस सन में ये दी थी? ये दी थी आपकी 2014 में। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो ईसाइयों की सबसे जनसंख्या कम किसमें है? बिहार में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 16, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं? तो सियाचिन हिमनद में से निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्रा है वह भारत में नहीं है? तो गेसर ब्रह्म ये है, साल्टोरो ये भी है, विलाकोंडला ये भी है, ग्योंगला ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा, ये आपका भारत में नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका देखिए निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था? तो किसके संदर्भ में थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सर क्रीक के आह्वान पे थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, तो कौन है? हेमेटाइट जो है आपका उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 19वां देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत है? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, ये आपसे पूछा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 20वां, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो रायपुर में स्थित। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सिल्यूरिन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों क्रमों में से किससे संबंधित? तो सिल्यूरिन सेल जो है वह किससे संबंधित है? वह आपका द्रविड़न सेल तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, महिला सशक्तिकरण इसमें नहीं था। आखिरी पायदान तक पहुंचना, युवा शक्ति, हरित विकास, ये सब था, महिला सशक्तिकरण इसमें नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 23वां, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था तुर्की की मदद के लिए। आगे बढ़ते, ये उस समय का देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2023 का। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको जरूर देख के जाइएगा। 24वां क्वेश्चन, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गर्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और जापान। तो वीर गर्जियन 23 ये किसका संयुक्त उद्यम है? ये भारत और जापान का संयुक्त उद्यम है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां है, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? तो गूगल ने जो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू की है उसका जो सही नाम है, उसका नाम क्या है? बॉर्ड है आपका। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, गूगल
द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है? बॉर्ड है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 26वां। भारत में निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया? तो 2023 में कब किया गया था, कहाँ किया गया था? जम्मू व कश्मीर में किया गया था। अब देखिए 2024 में कहाँ हो रहा है? ये उत्तराखंड में होने वाला है, ठीक है, विंटर गेम्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 27वां। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, तो क्या घोषित करता है? राज्यों का संघ। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार आया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन 29, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो दस्तूर क्या था? ये नजराना था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये सारे उत्तराखंड के क्वेश्चन है। तालेश्वर ताम्रपत निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? जो तालेश्वर ताम्रपत है, ये आपका द्युतवर्मन से संबंधित है। द्युतवर्मन जो उत्तराखंड के राजा थे, उनसे संबंधित है आपका तालेश्वर ताम्रपत। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 31, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हेनसोंग करता है? तो किस राजवंश का वर्णन करता है हेनसोंग? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौरव। पौरव का वर्णन किया है हेनसोंग ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी शाह की संरक्षिका थी रानी कर्णावती, इसको नागकटी रानी भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता? तो काशीपुर को पहले किस नाम से जाना जाता? गौविसाड़ के नाम से जाना जाता। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह मेहता है, जिनको असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं 35, हारदूदा संबंधित, हारदूदा किससे संबंधित है? नाग देवता से संबंधित। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेली एक रूप है, तो छपेली किसका रूप है? छपेली जो है आपका एक नृत्य का रूप है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, छपेली क्या है? आपका नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तराखंड में कमीन का कार्य होता था। तो कमीन का कार्य क्या होता था? तो निश्चित गांवों से राजस्व एकत्रित करने का कार्य होता था कमीन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 क्वेश्चन आया था, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो हिल यात्रा जो थी ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो गोरखाओं द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, जो मौन मेला है ये आपको मछली पकड़ने से संबंधित। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40वां क्वेश्चन, भद्रराज एक लोक देवता है। देखिए भद्रराज मंदिर है आपका कहाँ? देहरादून में से। तो किसके लोक देवता है? ये आपके जौनसार बाबर के लोक देवता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 41 देख लेते हैं, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है पूछा है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कूला कांगड़ी। ये आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं। नंदाकोट है, चौखंबा है, दूनागिरी है, बट कूला कांगड़ी नहीं है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभृत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो नौला जो स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभृत है, तो उत्तराखंड के किस स्थान पे है? ये आपका श्यूनराकोट में है। श्यूनराकोट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 क्वेश्चन, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, नैनीताल में है जमरानी बांध, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका लिंगताल। लिंगताल जो है आपका चमोली जनपद में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उधम सिंह। तो उधम सिंह इसमें सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम इस जिले की साक्षरता दर है।
उपरोक्त कथनों में से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। 46 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का अवरोही क्रम, आरोही क्रम आपका बढ़ता हुआ, अवरोही क्रम आपका घटता हुआ क्रम है महिला साक्षरता दर में। ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे ए बी सी डी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह में। ठीक है, तो ये आपका घटता हुआ क्रम है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 47, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार रिपीट हुआ है। तो मंदाकिनी है अलकनंदा नदी के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 48, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टॉन्स नदी के मध्य में निवास करती है। तो यमुना और टॉन्स नदी के मध्य में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो जौनसार बाबर जो है आपका क्षेत्र, यानी कि ये जो जनजाति है जौनसारी जनजाति यमुना और टॉन्स नदी के मध्य में निवास करती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 49, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी 7.1 थी उस समय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान यानी कि सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, 25 लाख तक अधिकतम सब्सिडी दी जाती है। अब इसको शायद और बढ़ा दिया गया। आगे बढ़ते हैं 51, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपने चुनना है। तो यहाँ पे आपको ए दे रखा है आपको गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और बी दे रखा है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, सी दे रखा है बिंसर वन्य जीव अभ्यारण्य, डी दे रखा है आपको सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसमें देखिए जो आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का है आपका उत्तरकाशी में है, यानी ए का आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम अस्कोट की बात करें तो अस्कोट आपका कहाँ है पिथौरागढ़ में है, यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बिंसर की बात करें तो बिंसर आपका कहाँ है अल्मोड़ा में है, यानी कि सी का आपका क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। और डी आपका कहाँ है, डी आपका पौड़ी में है, यानी कि 3 4 1 5 डी का आपका 2 हो जाएगा पौड़ी। तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 20 था राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यय कितना था। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था 1726। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जून 2002 में शुरू की गई थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर डैश डैश था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है 42.92% था, यानी कि तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो समग्र शिक्षा अभियान जो योजना थी 2018-2019 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए। रीजनिंग में देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था कि यहाँ पे एक श्रेणी दे रखी है, तो श्रेणी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको YEB दे रखा है, WFD दे रखा है, UHG दे रखा है, SKI दे रखा है। आपने बताना है कि अगला पद कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको पहले लिख लें YEB लिख लिया हमने, उसके बाद WFD लिख लिया, UHG लिख लिया, SKI लिख लिया, अगला आपने बताना है। तो देखिए यहाँ आप अगर हम बात करें y की प्लेस वैल्यू की, यानी कि अगर हम a की बात करें, a आपका पहले नंबर पे आता है, b आपका दूसरे नंबर पे आता है। ऐसी अगर हम अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो y आपका देखिए लास्ट से सेकंड प्लेस पे आता है। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो यानी कि ये 25वें नंबर पे आता है। y आपका 25वें नंबर पे आता है। ठीक है, अगर हम ई की बात करें तो ई हमारा कौन से नंबर पे आता है, ई हमारा 5वें नंबर पे आता है, बी हमारा दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम सबकी वैल्यू लिख लेंगे। डब्ल्यू आपका देखिए अगर हम बात करें तो 23वें नंबर पे आता है। एफ की बात करें तो एफ आपका 6 नंबर पे आता है, डी आपका 4th नंबर पे आता है। ठीक है,
यू की अगर हम बात करें तो यू हमारा 21वें नंबर पे आता है। एच की अगर हम बात करें, एच हमारा 8वीं पोजीशन पे आता है और जी हमारा 7 पोजीशन पे आता है। एस की अगर हम बात करें, एस हमारा 19वें नंबर पे आता है। के हमारा कौन से नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे आता है। और आई हमारा कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये आपके 3-3 के पेयर बन गए, इनकी प्लेस वैल्यू है। अब देखिए 25 के बाद यहाँ पे 23 आ रहा है, यानी कि माइनस का 2 हो गया यहाँ पे। 23 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी -2 आ गया। 21 के बाद -2 करेंगे तो 19 आएगा। 19 के बाद अगर हम -2 करेंगे तो कि कौन सा प्लेस आएगा, ये आएगा आपका 17। तो 17 पे कौन सा आता है, 17 पे आपका आता है क्यू आता है, क्यू आता है। अब देखिए क्यू किस में है, क्यू इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं दूसरा वाला लेटर। दूसरा वाला देखिए यहाँ पे ई की वैल्यू 5 है, 5 के बाद आपका 6 आ रहा है। ठीक है, यानी कि +1 हो गया आपका। 6 के बाद 8 हो रहा है, यानी कि +2 हो गया। 8 के बाद हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, यानी कि +3 हो गया। यानी कि यहाँ पे अगला जो लेटर आएगा वो +4 आएगा। 11 में अगर हम +4 करेंगे तो 15वां लेटर कौन सा है हमारा, तो 15वां लेटर हमारा क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, ओ हमारा देखिए किस किस में है, ओ हमारा केवल इसमें है, तो हमारा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। ABCDEF 6 गांव है, इसमें दे रखा है 6 आपको गांव दे रखे। FD के पश्चिम में 1 किलोमीटर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, FD के पश्चिम है, तो आपको पता होना चाहिए, पहले दिशा आपको पता होनी चाहिए। ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। तो इस तरह से आपको ये दिशा पता होनी चाहिए। तो दिशा मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब मैं एक बार आप इसको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, F जो है D के पश्चिम में है, तो यानी कि F जो है D के पश्चिम में, तो D हमने यहाँ पे मान लिया। D अगर हम यहाँ पे मान लिया, ठीक है, तो F जो है वो D के पश्चिम में, पूर्व यानी कि पश्चिम यहाँ पे इधर है 1 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है जो B है वह E के पूर्व में है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार बना लेता हूँ इसको, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि B जो है E के पूर्व में, तो E आपका यहाँ हो गया। E के पूर्व में को क्या है आपका, B है 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर पे क्या है आपका B है। यानी कि देखिए ये वाले स्टेटमेंट आ गया, B जो है E के पूर्व में, तो E के पूर्व में आ गया आपका क्या, B आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है A जो है E के उत्तर में है। ठीक है, A जो है E के उत्तर में है, तो A आपका किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, E के उत्तर में हो गया। कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। ठीक है, ये अब ये कह रहा है कि C जो है A के पूर्व में, C जो है A के पूर्व में, तो A का पूर्व ये हो गया, तो यहाँ पे आपका C हो जाएगा। कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि D जो है A के दक्षिण में, तो A आपका यहाँ है, A का दक्षिण कहाँ हो गया आपका, यहाँ हो गया, नीचे हो गया। ये कह रहा है जो D है A के दक्षिण में, तो A के दक्षिण में हो गया 1 किलोमीटर, तो ये आपको इनके बीच में हो जाएगा, क्योंकि ये 2 किलोमीटर है, तो यहाँ पे D आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि कौन से 3 गांव एक पंक्ति में, तो कौन से एक, A हो जाएगा, D हो जाएगा और E हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ये 3 गांव है जो आपके सेम पंक्ति में है, ADE, ये सेम पंक्ति में आ रहा है। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक कमीज वास्तविक मूल 975 को 20% बढ़ा दिया है, यानी कि 975 उसका वास्तविक मूल था, उसको 20% बढ़ा दिया। तो अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इससे इसको काट दिया, 2 से ये काट दिया, 5, ये आ गया आपका 519, यानी कि 195 आ गया। अब उसने 975 की का जो आइटम था उसको 20% बढ़ा दिया। 20% कितना आ रहा है, 195 आ गया। अब उसकी वैल्यू क्या हो गई 975 उसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा आपका 1170, यानी कि अब उसने प्रिंट कर दिया 1170 उस आइटम पे। अब उसने क्या किया कि 1170 को, अभी कह रहा है कि और फिर उसे 12% की छूट देकर बेच दिया। अब इसका 12% अगर हम निकाल लेंगे, इसका अगर हमने 12% निकाला तो ये आपका कितना आएगा, 0 से 0 कट जाए, ये आएगा लगभग आपका
ये आएगा आपका 140.4। तो इतने का क्या कर दिया उसने, छूट दे दी। कितनी वैल्यू पे, 1170 उसको उसने मार्क किया और उस पर 140.4 यानी कि 20% की छूट दे दी। अब उसने वो जो आइटम है वो कितने में बेचा, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो 1029.6 रुपये पे उसने इसको बेच दिया। ठीक है, अब उसको फायदा कितना हुआ, वैल्यू तो उसकी 975 थी, बेचा उसने 1029 पे बेचा, तो ये जो आएगा निकल के आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आ गया, 54.6 का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्योंकि उसने 975 का आइटम 1029.6 पैसे पे इसको बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब ये कह रहा है कि जबकि एक पैंट, अब उसने क्या है, एक कमीज जो थी उसको, कमीज पे इतना फायदा हुआ, अब उसने एक पैंट जिसका वास्तविक मूल्य 1200 रुपये था उसको 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 1200 का 10% हम निकाल लेंगे। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये इससे ये कैंसिल, यानी कि 120 का उसको प्रॉफिट हुआ। 120 का प्रॉफिट आपको उसको पैंट पे हुआ। अब ये कह रहा है दुकानदार को दोनों पर कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ, तो 120 का लाभ यहाँ हुआ, 54.6 का लाभ यहाँ हुआ, 54.6 का लाभ यहाँ हुआ, तो टोटल कितना हुआ, 6, 4, 7, 1, यानी कि 174.6 रुपये का उसको लाभ हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका औसत से जुड़ा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना था। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख रहा है, किसी शहर में मार्च महीने के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो प्रथम 4 दिन मान लिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका औसत तापमान 27 है। तो औसत कैसे निकालते हैं, जितनी भी वैल्यू होती है उसके बट्टे में कर देते हैं, तो ये औसत आ जाता है। अब इस 4 को हम लोग यहाँ से हटा देंगे तो 4 ही आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, 4 को हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया, 27 को 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, तो ये 108 आ गया। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब ये कह रहा है कि इसके दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिनों का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, इनका औसत तापमान कितना है, 30 है। तो यहाँ पे दे रखा 30 गुणा 4 कर दिया, क्योंकि ये भी 4 ही है, तो 120 ही होगी। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो ये टी से टी कट गया, यानी कि ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे। अब बचा क्या, मंडे, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा मंडे माइनस का फ्राइडे इक्वल टू 108 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 12 बचेगा। अब ये कह रहा है कि देखिए, जो प्रथम और 5वें दिनों का जो तापमान है वो 3:4 में है। तो प्रथम दिन आपका मंडे है और 5वें दिन आपका फ्राइडे है, तो इनका अनुपात 3:4 है, यानी कि एम की वैल्यू, मंडे की वैल्यू 3 और फ्राइडे की वैल्यू आपकी 4, तो 3 - 4 इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा। ये आपका माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस से करेंगे तो आपका 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, अब इससे कह रहा है कि तीसरे एवं चौथे दिन का औसत तापमान आपने इसमें बताना है। तो हम इसमें देखिए, पहली वाली जो इक्वेशन थी हमारी क्या थी, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इक्वल टू 108 थी। ठीक है, अब देखिए जो मंडे है, मंडे का अनुपात कितना है, 3, मंडे की वैल्यू कितनी है 3 और 1 की वैल्यू कितनी आई है 12, तो 3 × 12 कर देंगे प्लस, क्योंकि इसने बताना है कि दूसरे, तीसरे और चौथे दिन का औसत तापमान आपने बताना है, तो दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया। ठीक है, ये तो पहला था, इसकी वैल्यू में हमारे पास आ गई, यानी कि 3 × 12 प्लस टी, यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का एवरेज आ जाएगा 108। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 36 आ जाएगा, यानी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इक्वल टू 108 माइनस का 12 × 36 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 72 आ गया। अब इनका औसत बताना है। ठीक है, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन का औसत तापमान बताना है। तो 3 है, तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा। 72 को 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि 24। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 24। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन आपका देखिए ये है कि एक समाचार पत्र अभिकर्ता, अभिकर्ता मतलब एजेंट होता है, ठीक है, समान संख्या में 3 भिन्न भिन्न समाचार पत्र PQR को 327 व्यक्तियों में बांटता है। तो देखिए 3 अखबार हैं आपके PQR और टोटल 327 व्यक्तियों को बांटता है, 327 व्यक्तियों को बांटता है। तो और ये तीनों जो अखबार है समान संख्या में, तो समान संख्या में यानी कि वैल्यू आपकी कितनी होगी, 3 हो गई। तीन तरह के अखबार है तो 327 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 3 एकम 3 27 109, यानी कि पी टाइप के अखबार 109 हो गए, क्यू आपके 109 हो गए और आर आपके 109 हो गए, तो टोटल आपके 327 हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 7 व्यक्ति क्यू और आर लेते हैं, क्यू और आर अखबार लेते हैं, 9 व्यक्ति पी और क्यू लेते हैं, 12 व्यक्ति पी और आर लेते हैं, 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए वैन आरेख से आपका सॉल्व होगा। वैन आरेख हमने बना लिया इस तरह से, वैन आरेख, ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया। अब देखिए 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र लेते हैं, तो तीनों समाचार पत्र वाला, तीनों में जो कॉमन है ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तीनों में जो कॉमन है ये तीनों प्रकार के अखबार जो लेते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्यू और आर लेते हैं, 7 व्यक्ति क्यू और आर लेते हैं, तो क्यू और आर वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला है, क्यू और आर वाला 7 व्यक्ति लेते, तो 7 में से 3 तो यहाँ आ गए, बचे कितने, 4 हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पी व क्यू लेते हैं, तो पी और क्यू वाला पोर्शन कौन सा है, ये है, कितने लेते हैं, 9 लोग लेते हैं, तो 9 में से 3 तो यहाँ आ गए, बचे कितने, 6 यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि पी और आर यानी कि 12 लोग पी और आर लेते हैं, तो पी और आर वाला पोर्शन आपका कौन सा, ये है, 12 में से 3 तो यहाँ आ गए, बचे कितने आपके, 9 आ गए। अब ये देखिए ये भी 109 थे, ये भी 109 थे और ये भी 109 थे, ठीक है। अब 109 में से 6 और 3 आपके 9 तो 6 3 9 और 9 18 तो आपके यहाँ चले गए। 109 में से 18 अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 91 बच गए। ऐसी 6 4 10 और 3 13, ठीक है। 109 में से हम जब हम 13 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, 86 बच जाएगा। ऐसी 109 में से जब यहाँ पे 9 4 4 3 7 7 और 9 16 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 93 बच जाएगा। अब ये कह रहा है कि कितने व्यक्ति निश्चित रूप से केवल एक प्रकार का समाचार पत्र लेते हैं, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 91 86 93, 91 93 और 86, ये कितना आएगा, 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1 9 9 18 18 और 8 18 और 8 आपका 9 9 18 18 8 26 और 1 27 सॉरी ये 96 आएगा आपका, ठीक है, ये आपका 96 है। तो आपका कितना हो जाएगा, 280, तो 280 आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 61, व्यक्तियों के एक कैंप में 42 दिन का भोजन उपलब्ध था। 10 दिन पश्चात 300 व्यक्ति कैंप में बढ़ गए, जिस कारण भोजन केवल 24 दिन में समाप्त हो गया। मूलतः कैंप में व्यक्तियों की संख्या क्या थी। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें मूलतः कैंपों में व्यक्तियों की संख्या अगर हमने x मान ली, ठीक है, तो कुल भोजन कितना हो गया, क्योंकि x लोग थे तो 42 दिन भोजन चलता, तो कुल भोजन कितना हो जाएगा, कुल भोजन हो जाएगा 42x हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 10 दिन पश्चात 300 व्यक्ति कैंप में बढ़ गए। तो देखिए स्टार्टिंग में जो x व्यक्ति थे उन्होंने 10 दिन आपका भोजन किया, उसके बाद क्या हुआ, प्लस किया, उसके बाद 300 लोग ऐड हो गए, यानी कि x प्लस 300 हो गए अब यहाँ, ठीक है। और ये कितने दिन चला फिर भोजन, 24 दिन चला, इक्वल टू आपका कुल भोजन कितना है, 42x हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये आपका 10x हो जाएगा, प्लस आपका 24x हो जाएगा, प्लस आपका 24 गुणा 300 हो जाएगा, इक्वल टू 42x हो जाएगा। यानी कि 10x और 24x, ये आपका 34x हो जाएगा, प्लस 24 गुणा 300 हो जाएगा, इक्वल टू 42x हो जाएगा। x को एक तरफ करेंगे, 42, ये 34x इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8x बराबर आपका 24 × 300 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे, 8 से हम लोग 8 3 24 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो हमारी जो व्यक्तियों की मूलतः कैंप में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, x थी, x कितने हो गए, 900, तो 900 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व
कर रहा था। तो देखिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन है जिनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 62 आ रखा था 2020-21 में। भारत में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का की क्या रैंक थी? तो बहुआयामी ये उस समय का आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उसमें इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़ते हैं, देखिए साइंस का क्वेश्चन, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपकी नाइट्रोजन ऑर्गन भरी जाती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अग्निशामक का मुख्य घटक क्या है? तो अग्निशामक यानी कि आग बुझाने के लिए जो आपका इक्विपमेंट यूज होता है, तो उसका मुख्य घटक आपका क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन, सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है? तो मार्स गैस को क्या कहा जाता है? मीथेन कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 66, पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, तो 1986 में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला यंत्र को कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपके जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 68, मैंग्रोव होते हैं? तो मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव आपके नमक सहिष्णु होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंग्रोव वन भी आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन 69, जैव विविधता अधिनियम बनाया गया? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में बना था। निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जर्सी जो है आपकी विदेशी नस्ल है। लाल सिंधी, शाहवाली, ये मुर्रा, ये आपकी विदेशी नस्ल नहीं है, ठीक है। आगे कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपका 71, टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं? तो कौन कौन सी 4 परतें हैं? एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी आपका कंप्यूटर का है, डैश 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 एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगले इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है? तो क्या है वह आपका प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन होती है उसके पते को स्टोर करके रखता है ताकि इसकी प्रोसेसिंग बढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, 73, डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैश मेमोरी। सबसे पहले कैश मेमोरी रेफर की जाती है। आगे बढ़ते हैं, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? तो इस पोस्ट को करता है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले पोस्ट की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए 75, किन विटामिन की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? तो मुर्गियों के भोजन में किस विटामिन की मात्रा अधिक रखी जाती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, विटामिन ए और विटामिन के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये आपका हिंदी का क्वेश्चन, इनमें से कृत्य प्रत्यय से शब्द बना है? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़ते हैं, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अ। वासुदेव में अ एक प्रयुक्त प्रत्यय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सांप मरे ना लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो सांप मरे ना लाठी टूटे का इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? बिना हानि के कार्य पूर्ति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है पूछा है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निराला। निराला में निर उपसर्ग का उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, अन्य में आपका हो रखा है। लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है? तो लोकतंत्र जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है? राजतंत्र हो जाएगा उसका विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? तो कौन सा व्यंजन इनमें से द्विगुण है? इसका सही जवाब है ड। ड आपका द्विगुण व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 82, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा अर्धविराम, क्योंकि ये जो लग रहा है इसको अर्धविराम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 83, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है। तो दूल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या है? दुर्लभ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप। अगला क्वेश्चन 84, उच्चारण के आधार पर व किस प्रकार का व्यंजन है? तो इसका सही जवाब है दंत्योष्ट व्यंजन। जब व को आप उच्चारण करेंगे तो दंतोष्ट व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 85, आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो इसका जो सही जवाब है अत्यधिक क्रोध होना। आंखों में खून उतरना मतलब अत्यधिक क्रोध करना। अगला क्वेश्चन 86, सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो सुनक शब्द कुत्ते का पर्यायवाची। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराधिकारी में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रिक्त, रिक्त के लिए है। आगे बढ़ते हैं, वह जो ना करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम का। आगे बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन, संन्यास शब्द में उपसर्ग है। तो संन्यास शब्द में क्या उपसर्ग है? सम जो है आपका संन्यास शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से विलोम की दृष्टि गलत शब्द युग्म है। तो विलोम कौन सा इसमें गलत है आपने ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर अनग का सनग ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन 91, हंसा थे सो उड़ी गए काग भय दीवान लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही जवाब है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। हंसा थे सो उड़ी गए कागा भय दीवान, ठीक है। तो इसका मतलब है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। 92 क्वेश्चन, अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुहू। अमावस की अंधेरी रात मतलब कुहू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अजंत शब्द का संधि विच्छेद है। तो अजंत शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ये आपका अच प्लस अंत, अच प्लस अंत अजंत, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है। राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है वाक्य में जयचंद में कौन सी संज्ञा है? तो जयचंद में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द आपने बताना है। तो मयंक आपका तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं 96, दिशावर शब्द का तत्सम रूप है। तो दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या है? देशांतर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 97, इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है पूछा। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं नहीं हुआ है। पहले तो पूछता था कि किस में प्रयोग हुआ है, तो अब इसको अपोजिट कर दिया, इसने प्रयोग नहीं हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अनुदात। अनुदात में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यज्ञ वेदी शब्द में समास है। तो यज्ञ वेदी शब्द में कौन सा समास है? संप्रदान समास, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है पूछा है, ठीक है। तो तृष्णा का त्रस प्लस ना ये सही है। निर्गुण का निर्धन गुण ये बिल्कुल सही है। नौविक का नौधन एक ये सही है। यशोदा का यशो प्लस दा ये आपका गलत है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो पूछा गया था वह था आपका, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं वाला ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो भ्रमर शब्द का आपका पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वह पूछा है। मिलिंद आपका भ्रमर का पर्यायवाची है। अलीबी है, दुरेफ है, परावत नहीं है। परावत इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ये था आपका कंप्लीट पेपर कनिष्ठ सहायक का जो 2023 में यूकेपीएससी द्वारा करवाया गया था। अब देखिए 751 पदों पे बड़ी भर्ती आ रखी है, तो इसमें एक ही पेपर होगा क्योंकि इसमें कई पोस्टें हैं। कनिष्ठ सहायक की भी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी है, मेट की भी है। तो पेपर आपका एक ही होने वाला 100 नंबर का पेपर होगा। पैटर्न आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा। 20 नंबर की आपको हिंदी आएगी, 40 नंबर की उत्तराखंड की आएगी, 40 नंबर आपका जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो आप तैयारी अपनी कर लीजिएगा। सिलेबस आपको पता ही होगा, समय आपके पास भरपूर है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। बाकी इस तरह की वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी और प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी डाउट है उसको क्लियर
कर सकूं। चलिए आज की जो ये वीडियो है इसको यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को उसको देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।